नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू, एक ऐसा एजुकेशनल चैनल जहां क्लास 9, 10th और 12th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट और बोर्ड पैटर्न एमसीक्यू बिल्कुल स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझाया जाता है। यदि आप 9th, 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आज हम एक ऐसा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो हर समय हमारे शरीर में चलता रहता है, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। सांस लेना, खाना खाना, पाचन होना, खून का बहना, ये सब बिना रुके चलता रहता है। अब सोचिए, आप और एक पत्थर में क्या फ़र्क है? पत्थर ना सांस लेता है, ना खाता है, लेकिन हम करते हैं। यही फ़र्क हमें जीवन बनाता है। इन सभी ज़रूरी क्रियाओं को हम जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। हमें खाना इसलिए खाना पड़ता है ताकि हमें ऊर्जा मिले और शरीर सही से काम करता रहे। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि हम भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अब मान लीजिए खाना मिल गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या होगा? ऊर्जा नहीं बनेगी। इसलिए अगली प्रक्रिया है श्वसन। श्वसन के दौरान भोजन से ऊर्जा निकलती है। इसके बाद सवाल उठता है, जो भोजन और ऑक्सीजन मिला वो शरीर के हर हिस्से तक पहुँचेगा कैसे? इसका काम करता है परिवहन तंत्र। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और रक्त को पूरे शरीर में पदार्थों को पहुंचाता है। अंत में जब शरीर में बेकार पदार्थ बन जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। किडनी खून को साफ करके अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। यदि इन चारों में से एक भी प्रक्रिया रुक जाए तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए इन्हें कहा जाता है जीवन प्रक्रियाएं। जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी आवश्यक क्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जीवों के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रियाएं हम लोग कहते हैं। जीवन प्रक्रियाओं की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और कोशिकाओं के मरम्मत के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। जीवन प्रक्रियाओं के मुख्य प्रकार, मतलब क्या क्या इन प्रक्रियाओं के प्रकार हैं? तो पहले आता है पोषण, फिर श्वसन, उसके बाद आता है परिवहन, फिर आता है उत्सर्जन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है? पोषण ज़रूरी है। उसके बाद पोषण से क्या में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या ऊर्जा बनता है, तो उसके लिए ऊर्जा श्वसन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन मिलने के लिए क्या ज़रूरी है? श्वसन ज़रूरी है। उसके बाद इस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी के पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए एक प्रक्रिया ज़रूरी है, परिवहन। ठीक है, अब परिवहन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बाहर बनता है हमारे शरीर में, जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसको बाहर निकालना ज़रूरी है, उसके लिए एक प्रक्रिया होता है उत्सर्जन। ठीक है, अब समझते हैं कि पोषण क्या है। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। इसके कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो पहले समझते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है। जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। दूसरा है आपका परपोषी पोषण। जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर। ठीक है, वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषी पोषण। मानव में पोषण की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या होता है? भोजन ग्रहण करते हैं, फिर क्या होता है? भोजन पचता है, उसके बाद अवशोषण होता है। भोजन पचने के बाद उस भोजन का अवशोषण होता है, शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद होता है आत्मसात। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? हर एक जगह उसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन।
पोषण हो गया। अब देखते हैं श्वसन। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब भोजन से जो ऊर्जा निकलता है इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो ये होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। और जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन, श्वसन अंगों में नासिका, श्वास नली, फेफड़े शामिल है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कोषों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। मानव श्वसन में कौन कौन सा अंग शामिल है? तो श्वसन अंगों के लिए नासिका, नाक मतलब श्वसन नली, जो जहाँ से हो, नाक से होकर जो नली निकलता है उसको श्वसन नली कहते हैं। और उससे होते हुए फेफड़ा में उसको मिलाया जाता है। ठीक है। फेफड़ा में उपस्थित वायु कोषों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ा में वायु कोष होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब ऑक्सीजन उधर जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब देखते हैं परिवहन। परिवहन क्या है? शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों तक क्या क्या? भोजन, ऑक्सीजन और हार्मोन को पहुंचाने वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परिवहन। परिवहन तंत्र के भाग क्या है? मतलब किस किस अंग से होकर परिवहन होता है? तो सबसे पहले आपका हृदय, ठीक है, उसके बाद रक्त, फिर रक्त वाहिकाएँ, ये सब परिवहन के भाग हैं। अब देखते हैं हम लोग उत्सर्जन। ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन अंग में क्या क्या आ जाएंगे? उत्सर्जन अंग में आ जाएगा आपका किडनी, जिसको वृक्क भी कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, और क्या आएगा? मूत्रमार्ग। और क्या आएगा? मूत्रमार्ग। अब हम लोग ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष कि जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन अत्यंत आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। इन्हीं को मिलाकर जीवन प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो यह था पुराने वाले एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 6 का सारांश। और अब हम 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोषण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन प्राप्त करना व उपयोग करना हम लोग क्या इसको कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा CO2। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो CO2। ठीक है। और हम लोगों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होता है। अगला सवाल है आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला सवाल है कि मनुष्यों में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मनुष्यों में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्या? C, फेफड़ा। फेफड़ा में श्वसन होता है, वहीं से ऑक्सीजन को खून में भेजते हैं और खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अगला सवाल है कि भोजन के विघटन से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ATP। मतलब भोजन जब विघटित होता है तो ऊर्जा जो बनता है किस रूप में रहता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ATP के रूप में रहता है। अगला सवाल है कि मनुष्यों में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला सवाल है कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ बनता है? तो एमाइलेज एंजाइम बनता है कहाँ? लार ग्रंथि में बनता है, हमारे लार में बनता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका C, 4। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला सवाल है, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त के द्रव भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन को शरीर में कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को शरीर में कौन ले जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन।
क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को बांध करके शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाना। अगला सवाल है कि वाहिका जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है, वाहिका जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको धमनी कहते हैं। और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ के कारण हृदय की धड़कन होती है। अगला सवाल है कि पौधे जल किसके द्वारा लेते हैं? पौधे जल किसके द्वारा लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, जड़। जड़ के द्वारा पौधे जल लेते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में भोजन के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। मतलब पत्तों में भोजन बनने के बाद पौधों के हर भाग तक भोजन को प्रवाहित होता है, ठीक है, परिवहन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगला सवाल है कि जाइलम परिवहन करता है। जाइलम किस चीज़ का परिवहन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पानी और खनिज का परिवहन करता है। अगला सवाल है कि पौधों में जल वाष्प को क्या कहते हैं? पौधों में जो जल वाष्पन होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दे मतलब किडनी। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो अपशिष्ट को छानना, मतलब खराब पदार्थ को छानना। अगला सवाल है कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, गुर्दा, यानी कि किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। अगला सवाल है पसीना निकलना किसका उदाहरण है? तो पसीना निकलना किसका उदाहरण है? तो उत्सर्जन, मतलब खराब पदार्थ निकल को बाहर निकालता है। अगला सवाल है कि जीवों में सबसे सामान्य ऊर्जा अणु है। जीवों में सबसे सामान्य ऊर्जा अणु कौन है? तो एटीपी। हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहता है। अगला सवाल है कि मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार का है? तो मनुष्यों में श्वसन होता है मिश्रित, ठीक है, मतलब वायवीय भी होता है, अवायवीय भी होता है। मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि अवायवीय श्वसन में क्या नहीं बनता? अवायवीय श्वसन में क्या नहीं बनता? तो आंसर आपका हो जाएगा ये O2। अवायवीय श्वसन में O2 नहीं बनता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं बनता है। अगला सवाल है कि पेट का अम्ल कौन सा है? मतलब पेट में कौन सा एसिड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा HCl। HCl हमारे पेट में अम्ल होता है। अगला सवाल है कि अग्नाशय किसका स्राव करता है? अग्नाशय किसका स्राव करता है? तो आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा। कौन कौन? इंसुलिन को भी स्रावित करता है, हार्मोन को भी स्रावित करता है, पाचक रस को भी स्रावित करता है। मतलब ओवर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है इसका आंसर। अगला सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल, जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला सवाल है कि डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? मतलब वाइट ब्लड सेल का क्या कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्षा करना, ठीक है, जीवाणुओं से रक्षा करता है। अगला सवाल है कि पत्ते का मुख्य भाग कहाँ गैस विनिमय होता है? मतलब पत्ते का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? स्टेम, ठीक है। इसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि मनुष्य में नाड़ी दर समानता कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 60 से 80 होता है नाड़ी दर, ठीक है। अगला सवाल है कि पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि कौन सा अंग रक्त को छानता है? रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो बताइए। ऑप्शन हो जाएगा किडनी, यानी कि गुर्दा। अगला सवाल है कि ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। अगला सवाल है कि मनुष्यों में वायु नली को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा श्वास नली। क्या हो जाएगा? श्वास नली। इसको क्या बोलते हैं? तो श्वास नली। अगला सवाल है कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पत्तियों में
भोजन का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि एल्वियोलाई का क्या कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैसीय विनिमय। मतलब हमारे फेफड़ा में जो एल्वियोलाई होता है, वायु कोष्ठक, उसका काम क्या है? वो गैसों का विनिमय करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। ऑक्सीजन को अंदर ढकेलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, Mg। अगला सवाल है कि चवर्णक किसे कहते हैं? चवर्णक किसे कहते हैं? ये दांत का एक भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भोजन को चबाने वाले दांत को हम लोग चवर्णक कहते हैं। अगला सवाल है पसीना किससे बनता है? पसीना किससे बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जल और लवण से पसीना बनता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी नली कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत मानव शरीर का सबसे लंबी नली है। अगला और लास्ट सवाल है कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भोजन से। मतलब ऊर्जा जो निकलता है, भोजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा निकलेगा कहाँ से? तो दोस्तों यह था क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 का 40 MCQ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और 40 MCQ का PDF का लिंक कमेंट में दे दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।